नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक के साथ मैं हूं लक्ष्मी ठाकुर। स्कूलों में विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा देने व बच्चों में पढ़ाई की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए इन दिनों जिला हमीरपुर के बाल स्कूल परिसर में जेबीटी अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में करीब 100 अध्यापक भाग ले रहे हैं और प्रशिक्षण शिविर में नई तकनीकों की जानकारी उन्हें प्रदान की जा रही है। हमीरपुर के सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल में चल रहे प्रशिक्षण शिविर में हर खंड के अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इस प्रशिक्षण शिविर में प्राइमरी स्कूल के बच्चों को किस तरह से नई तकनीकों से पढ़ाई करवाई जाए व स्कूलों में बच्चों की गतिविधियों को किस तरह से अमली जामा पहनाया जाए, इसके लिए पूरा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण देने वाली उर्मिला आनंद ने बताया कि बच्चों को बहुपक्षीय शिक्षा देने के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है और इसका उद्देश्य शिक्षा में गुणवत्ता लाना है। जेबीटी अध्यापकों का चला है यहाँ पर, जो कि खंड स्तर पर हो रहा है और यहाँ पर जो है हमारे अभी 100 के करीब जो अध्यापक प्रशिक्षण ले रहे हैं और बच्चों को यहाँ पर हमारे 2 ग्रुप चले हैं। अर्ली ग्रेड टीचिंग में जो है हम अध्यापकों को बता रहे हैं कि कैसे पहली और दूसरी वाले बच्चों को हमने पढ़ाना है और मल्टी ग्रेड टीचिंग में हम बच्चों को जो है वो कैसे हम बच्चों को स्कूल में जाकर कैसे बहुपक्षीय शिक्षण देंगे, जो कि गतिविधि आधारित है। इस ढंग से ये 5 दिन का प्रशिक्षण जो है हमारा यहाँ पर चला हुआ है। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। चंबा महाविद्यालय के छात्रों ने सोलन के नालागढ़ में हुई इंटर कॉलेज वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक हासिल किए हैं। कॉलेज छात्रों की इस उपलब्धि पर चंबा कॉलेज प्रशासन द्वारा छात्रों को सम्मानित किया गया। सोलन के नालागढ़ में हुई इंटर कॉलेज वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन करने पर चंबा महाविद्यालय प्रशासन द्वारा महाविद्यालय के छात्रों को सम्मानित किया गया। नालागढ़ में हुई इस प्रतियोगिता के दौरान चंबा की 2 लड़कियों ने वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण, एक लड़की ने रजत व एक लड़के ने कांस्य पदक जीता है। छात्रों की उपलब्धि पर चंबा महाविद्यालय की प्रोफेसर सुनीता महाजन ने बताया कि चंबा महाविद्यालय के छात्र हर बार खेलकूद प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने बताया कि चंबा महाविद्यालय की 2 लड़कियों को ऑल इंडिया इंटर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए चुना गया है। ये वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता जो इंटर कॉलेज नालागढ़ में हुई, इसमें 10 स्टूडेंट्स हमारे गए थे, 5 लड़कियां और 5 लड़के। 5 लड़कियों में से 2 ने गोल्ड मेडल जीते और 1 लड़की ने सिल्वर मेडल जीता। पिछले सालों के 2 साल हम लगातार विनर रहे हैं और 1 साल हम रनर्स अप रहे हैं। इस बार भी खूब कोशिश की बच्चों ने, लेकिन हमारे कुछ सिस्टम चेंज हो गया, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आई कि हमारे बच्चे ट्रॉफी नहीं जीत पाए। लड़कों की हमारी कांस्य पदक जीता 1 लड़के ने, बाकी सब बच्चों की परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी रही। ये हमारे कॉलेज के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारी 2 लड़कियां जो हैं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी के लिए सिलेक्ट हो गई हैं। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। चंबा के परिधि गृह में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ की जिला चंबा इकाई की बैठक का आयोजन किया गया। महासंघ के जिला अध्यक्ष नरेश शर्मा की अगुवाई में हुई इस बैठक में 19 अक्टूबर को कुल्लू में होने वाले संघ के राज्य स्तरीय जनरल हाउस को लेकर चर्चा की गई। चंबा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता महासंघ के जिला अध्यक्ष नरेश शर्मा ने की। बैठक में 19 अक्टूबर को कुल्लू में होने वाले संघ के राज्य स्तरीय जनरल हाउस को लेकर चर्चा की गई। इस जनरल हाउस के दौरान महासंघ की उठाई जाने वाली मांगों व मुद्दों पर भी बैठक में चर्चा की गई। महासंघ के जिलाध्यक्ष नरेश शर्मा ने बताया कि बैठक में कर्मचारियों के हितों की मांगों को उठाया गया ताकि सरकार तक इन मांगों को पहुंचाया जा सके और सरकार इन मांगों पर विचार कर कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर अपनी नीतियां बनाए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ की बैठक चंबा के सर्किट हाउस में संपन्न हुई। इसमें हमारा जो राज्य जनरल हाउस दिनांक 19/10/2014 को कुल्लू में होने जा रहा है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि श्री एस.एस. जोगता जी होंगे और
बैठक की अध्यक्षता हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ राज्याध्यक्ष श्री SS खाची जी करेंगे। इसमें हमारा चंबा से 10 लोगों का जो कर्मचारियों का एक झुंड 19-18-10-2014 को रवाना होगा और 19-10-2014 को कुल्लू में जनरल हाउस में भाग लेगा और हमारी जो भी मांगे हैं इस मांग के ऊपर विचार विमर्श करेंगे और अपनी मांगे अध्यक्ष के सामने रखेंगे और आशा करेंगे हम कि हमारी मांगे के ऊपर विचार मंथन होगा और जल्द से जल्द जो हमारी मांगे है इसमें अहम मांग हमारी ये है कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 10वीं या 12वीं पास है उसको बिना शर्त के पदोन्नति दी जाए ताकि उनका भविष्य जो है उज्जवल हो सके। सिटी के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। जिला चंबा के चौगान में चल रही राज्य स्तरीय अंडर 19 खेलकूद प्रतियोगिता में प्रदेश भर के जिलों से आए खिलाड़ी सुविधाओं के अभाव में खेलने को मजबूर है। मैदान में खिलाड़ियों के लिए पानी और चिकित्सा संबंधी कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। चंबा में हो रही इस राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में मूलभूत सुविधाओं का न होना भी इस खेल आयोजन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। जिला चंबा के ऐतिहासिक चौगान में हो रही राज्य स्तरीय अंडर 19 खेलकूद प्रतियोगिता सुविधाओं के अभाव में प्रतियोगियों और उनके साथ आए अध्यापकों के लिए समस्याओं का सबब बन रही है। 14 अक्टूबर से आरंभ हुई इस राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता को कुछ ही समय बीता था कि इस प्रतियोगिता के आयोजन में खामियां नजर आने लगी। प्रदेश भर के विभिन्न राज्यों से आए लगभग 705 खिलाड़ियों उनके साथ आए DP अध्यापकों को पानी तक भी कोई पूछने नहीं आ रहा। वहीं खेल के दौरान अगर किसी खिलाड़ी को चोट लगती है तो उसके प्राथमिक उपचार के लिए भी कोई व्यवस्था आयोजकों द्वारा नहीं की गई है। मीडिया द्वारा जब इस बारे में मैदान में उपस्थित अध्यापकों से पूछा गया तो उन्होंने बदनामी के डर से मीडिया को कवरेज करने से ही मना कर दिया। कोई बंदा नहीं बदनामी तो थोड़ा मैं वैसे बोल देता हूँ उनको ना डिस्ट्रिक्ट वालों को बोल देता हूँ लेकिन ग्राउंड में खेलकूद स्पर्धाओं को करवा रहे DP अध्यापक टूर्नामेंट में हो रही बद इंतजामी से काफी परेशान दिखे। ये ना बच्चों के लिए पानी है ना फर्स्ट एड है। तो आपने इसके बारे में उनको जानकारी दी? बिल्कुल सर, हम तो रोज ही बोलते हैं फिर रोज, लेकिन इसको कोई सुनवाई नहीं है, कोई बंदा नहीं है, ना वॉलंटियर्स है ना कोई टीचर है। मेडिकल की तरफ से 0% सर, कोई बंदा नहीं है यहाँ पे। अब ये लड़के को लगी है ना स्प्रे है ना कोई डॉक्टर है ना कोई बंदा यहाँ पे हॉस्पिटल का। 0% सुविधा, यहाँ पे मजा नहीं आ रहा टूर्नामेंट से। क्योंकि सुविधा फैसिलिटी है कोई नहीं है, टॉयलेट में जाना तो नीचे जाना पड़ता है सबको उधर, और यहाँ पानी वगैरह कुछ नहीं है, चुनना भी परसों का डाला हुआ है। बच्चों के लिए ऑफिसर के लिए कोई सुविधा नहीं है। मेडिकल वाले है नहीं यहाँ। शाम को आया था एक मेडिकल वाला, कितने बजे सुबह मैं चले गया, हमने उसको 8 बजे का टाइम दिया तो अभी तक नहीं पहुँचे। आए नहीं आए वो पता कोई नहीं। सर आप एज क्या इंस्ट्रक्टर? मैं एज ए DP हूँ। अच्छा जी, हॉकी टीम लेके आया हूँ मंडी से। हाँ जी। उधर जब सिटी चैनल ने फोन के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग के उप निदेशक विजय सिंह ठाकुर से इस अव्यवस्था के बारे में सवाल किया तो उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। वहां पे असुविधाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं और जो DPs हैं और जो दूसरे स्टाफ हैं और बच्चे हैं उनको ना तो मेडिकल ट्रीटमेंट दी जा रही है, ना पानी है, ना दूसरी कोई व्यवस्था है, सोने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है। अभी यहाँ ऐसा नहीं है, एक बच्चे को चोट लगी थी तो उसको मेडिकल एड दी गई। नहीं, मेडिकल एड भी नहीं दी जा रही है। दूसरा ना सोने की व्यवस्था ठीक है ना पानी है। CMO को बोला गया है कि वो वहाँ पे 2 आदमी जो वहाँ डिप्लॉय किए हैं जो कि इन केस की ऐसी बात होती है तो वो देखें फर्स्ट एड वगैरह दें। वहाँ पर जो लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि विभाग की तरफ से कोई प्रबंध नहीं किए गए हैं। तो क्या जिस तरह से सरकार जिस तरह से कह रही है, जो ऐसा बोलते हैं ना वो बात करें मेरे से कि यहाँ जो लोकल चैनल वाले हैं वो आके मैं तो अवेलेबल हूँ यहाँ पे 4 दिन से जी। और अभी भी मैं जवान में हूँ यहाँ पे। अभी बॉक्सिंग चल रही है, वो फुटबॉल का फाइनल हुआ है। दरियों पे सुलाया जा रहा है बच्चों को, बहुत बुरी हालत है, ना ठहरने की व्यवस्था है। देखो जब 705 बच्चे जो है उनके लिए तो नहीं किया जा सकता। आप 3-4 टायर लगा के बढ़िया वो किया जाए, टूर्नामेंटों का प्रबंध होता है ना उससे बेहतर है। विजय जी, आप स्वीकार कर रहे हैं कि अधिक बच्चे आने के कारण आप सुविधा नहीं दे पा रहे हैं? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। हमने तो 1400 की भिजवाए हैं, नेशनल भिजवाए हैं। ऐसी बात नहीं है कि सुविधाएं नहीं, सुविधाएं हमारे पास है। हमने स्पेशल उनके टॉयलेट वगैरह के लिए
मतलब शौचालय का भी वो प्रबंध किया हुआ है यहाँ पे 3 लाख रुपए खर्च के जी। और डीसी मैडम से बात हुई है कि वो परमानेंटली बना दिए जाए ताकि इस तरह के बड़े इवेंट जो होते हैं तो उसका पूरा वो इंतजाम जो सही ढंग से हो। बिजली पानी हर एक हमारे पास वो यहाँ पे सुविधा मौजूद है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम कोई नहीं। अब कल तो ये क्लोज हो रहा है, नहीं मैं बिल्कुल खंडन करता हूँ, ये गलत है और ये नहीं होना है। अगर कोई इतना ही ज्यादा कंसर्न या इतना व्यवस्था महसूस करता है तो मेरे से बात करें भी। हालांकि सिटी चैनल की टीम ने इस पूरी बदइंतजामी की तस्वीरें पेश की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों के इस जवाब से साफ जाहिर है कि वे इस मामले में बजाय सीख और जिम्मेवारी लेने के लीपापोती में जुटे हैं, जिससे ना तो खेल और ना ही खिलाड़ियों का भला हो सकता है। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। नूरपुर के वृंदावन में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। शव की पहचान नूरपुर के गांव अटाड़ा के सुल्तान सिंह के रूप में हुई है। मृतक वन विभाग में चौकीदार के पद पर तैनात था और रात्रि ड्यूटी पर था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जिला कांगड़ा के नूरपुर के वृंदावन में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति का शव मिला है। शव की पहचान सुल्तान सिंह पुत्र फिन्ना सिंह निवासी नूरपुर के गांव अटाड़ा के रूप में हुई है। पुलिस की माने तो शव को देखने पर ऐसा नहीं लग रहा था कि इनकी हत्या की गई हो। इस बारे में जांच अधिकारी मेघनाथ चौहान ने बताया कि स्थानीय ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा सूचित किया गया था कि वहां पर एक शव पड़ा है। उन्होंने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जिससे मौत के कारणों का पता लगाया जा सके। फिलहाल पुलिस द्वारा धारा 174 के तहत कार्यवाही की जा रही है। मेरे ग्राम पंचायत प्रधान गई लोड की फोन से सूचना मिली कि एक आदमी जो है वो फॉरेस्ट कारपोरेशन में यहाँ ड्यूटी करता, रात की ड्यूटी थी, वो जो मेरे को पड़ा हुआ। तो उस पर आकर के हमने जब यहाँ जांच पड़ताल करी, बॉडी को चेक किया तो कोई यानी कि बॉडी पे ऐसे निशानात नहीं है जिससे ऐसे लगे कि कोई डाउटफुल बात क्रिएट हो, लेकिन कोई नहीं ऐसा। हमने 174 CRPC की कार्रवाई जो है कि अमल में लाई है। आगे जब पोस्टमार्टम कराया जाएगा, पोस्टमार्टम से ही इसका वास्तविकता पता चल सकता है कि कॉज ऑफ डेथ क्या है और कैसे हुआ है। सिटी चैनल के लिए नूरपुर से अजय गुलेरी की रिपोर्ट। जिला शिमला के रोहड़ू में STAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह संगम 2014 आयोजित किया गया, जिसमें रोहड़ू के विधायक मोहनलाल ब्राक्टा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर विधायक मोहनलाल ब्राक्टा ने पढ़ाई व अन्य गतिविधियों में अव्वल रहे छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया। रोहड़ू के STAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह संगम 2014 का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह संगम 2014 में रोहड़ू के विधायक मोहनलाल ब्राक्टा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। छात्र छात्राओं ने गिद्दा, पहाड़ी नृत्य व पंजाबी भांगड़ा पेश कर लोगों की खूब वाहवाही लूटी। इस अवसर पर रोहड़ू के विधायक मोहनलाल ब्राक्टा ने पढ़ाई व अन्य गतिविधियों में अव्वल रहे छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया और कहा कि हिमाचल सरकार आज शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए हर तरह के प्रयास कर रही है। जो भी प्रोग्राम के नजरिए से और इसकी तैयारी हर चीज से लगता है कि ये स्कूल अवश्य तरक्की करेगा। जो भी आपके स्कूल के लिए जो भी मेरी आवश्यकता होगी, सहायता होगी, मैं आपके साथ हूं, पूरा साथ दूंगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। बाकी मैं यहां पर बैठे सभी अभिभावक, मेरे ख्याल मैक्सिमम जितने भी यहाँ पर अभिभावक है, मेजॉरिटी जो है वो रोहड़ू क्षेत्र की होगी
मेरे विधानसभा क्षेत्र की है, मेरे वोटर हैं, मैं उनका। और बाकी शिक्षा के क्षेत्र की बात जहां तक कहे, राय साहब ने शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी कसर नहीं छोड़ी पूरे हिमाचल प्रदेश में। इस अवसर पर रोहड़ू मंडल कांग्रेस के अध्यक्ष ईश्वर दास छबारू, महासचिव दिनेश चौहान व वरिष्ठ कांग्रेसी भगत ठाकुर ने भी शिरकत की। सिटी चैनल के लिए रोहड़ू से रविंदर ठाकुर की रिपोर्ट। सोलन में स्वास्थ्य विभाग और खाद्य निरीक्षण विभाग की टीम ने दिवाली के त्योहार को लेकर शहर के ढाबों सहित मिठाइयों की दुकानों का निरीक्षण किया और मिठाइयों के सैंपल भरे। फूड इंस्पेक्टर द्वारा सभी थोक विक्रेताओं सहित अन्य हलवाइयों को चेतावनी दी गई है कि दीपावली के त्योहार में रंग वाली मिठाइयां बिल्कुल न बनाएं। ये मिठाइयां स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक हानिकारक होती है। सोलन स्वास्थ्य विभाग और खाद्य निरीक्षण विभाग की टीम ने दीपावली के त्योहार को लेकर शहर के ढाबों सहित मिठाइयों की दुकानों का निरीक्षण किया। इस अभियान में स्वास्थ्य अधिकारी और फूड इंस्पेक्टर की टीम के अन्य कर्मचारियों ने सोलन के मॉल रोड से आरंभ मेन बाजार, अपर बाजार, लक्कड़ बाजार होते हुए उपायुक्त कार्यालय से सपरून तक सभी मिठाई की दुकानों का निरीक्षण किया। फूड इंस्पेक्टर द्वारा अभी थोक विक्रेताओं सहित अन्य हलवाइयों को चेतावनी दी गई है कि दिवाली के त्योहारों में रंग वाली मिठाइयां बिल्कुल न बनाएं। ये मिठाइयां स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक हानिकारक होती है। खोए से बनी बर्फियों में चांदी वर्क का इस्तेमाल भी प्रतिबंधित किया गया है। यदि कोई हलवाई इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उन पर कानूनन कार्यवाही की जाएगी। फूड इंस्पेक्टर सतीश ठाकुर ने कहा कि हलवाइयों से सैंपल भरना और उन्हें डराना उनका मकसद नहीं है। दिवाली को लेकर शहर के लोगों के स्वास्थ्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ न हो, इसके लिए वे नियमित रूप से दुकानों का निरीक्षण कर रहे हैं। सतीश ठाकुर ने कहा कि ये कार्यवाही दिवाली के अंत तक चलती रहेगी और बाहर से आने वाली मिठाइयों की भी पूर्ण रूप से जाँच की जाएगी। सोलन में मुहिम चलाई है हमने, इसमें दिवाली के आसपास हमेशा ही चलाते हैं। इसमें विशेषकर हम खोए पे नज़र रखेंगे, जो नकली खोआ यूपी वगैरह से बाहर से आता है। मैंने स्पेशली सबको आदेश दे दिए हैं कि वो खोआ जो है या तो ब्रांडेड लें, जो ब्रांडेड कंपनी होगी उनका कम से कम उनके पास बिल तो होगा ना, तो बिल के आधार पर अगर खोए में कोई खराबी निकलती है तो हम कंपनी को तो पकड़ सकते हैं। जो सीधा खोया लेते हैं उस पर तो इनकी ऊपर कार्रवाई होगी ना उसके अनुसार। बाकी मैं ये चाहता हूँ कि इसमें जो खोआ है हो सके तो अपना बनाओ। यहाँ बाज़ार भी चेक कर रहे हैं तो हमारा जो टारगेट है आज 6-7 सैंपल तक का है। मिठाई के जो सैंपल लेंगे जितने प्रकार की बनती है, जिसमें हम ये खोया बर्फी भी ले रहे हैं, इसमें हमने समाज में छात्रों को सामाजिक दायित्व के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सोलन के सलोगड़ा स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में स्थानीय स्कूल के करीब 30 छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के चौथे दिन छात्र छात्राओं ने सलोगड़ा बाजार में साफ सफाई की और घर घर जाकर जम्मू कश्मीर बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत राशि भी एकत्र की। सोलन के सलोगड़ा स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर के चौथे दिन छात्र छात्राओं ने सलोगड़ा बाजार में साफ सफाई की और घर घर जाकर जम्मू कश्मीर बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत राशि भी एकत्र की। वहीं पाठशाला में फूलों की क्यारियों को भी तैयार किया जा रहा है। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत लोगों को समाज के प्रति जवाबदेही, अनुशासन प्रिय और भाईचारे के प्रति जागरूक करना है। राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के कार्यक्रम अधिकारी गोपाल नेगी ने कहा कि स्थानीय पाठशाला के बच्चों द्वारा 7 दिवसीय NSS शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर के तहत सलोगड़ा व आसपास के क्षेत्रों की साफ सफाई की जा रही है ताकि पर्यावरण को साफ सुथरा बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इस दौरान बच्चों को विभिन्न विषयों को लेकर विशेषज्ञों द्वारा जानकारी भी मुहैया करवाई जा रही है। आजकल हमारे विद्यालय में 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 26 स्वयंसेवक भाग ले रहे हैं, जिसमें 14 गर्ल्स वॉलंटियर्स हैं और 11 बॉयज़ वॉलंटियर्स हैं। इस कैंप के माध्यम से स्वयंसेवक को निस्वार्थ बहुत से कार्य करना सिखाया जाता है और कोई सामाजिक कार्य करना सिखाया जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने एक गांव अडॉप्ट किया है 3 वर्षों के लिए। तो वहां पर स्वयंसेवक
ग्रामीणों से मिलकर वहाँ की समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। शिविर में भाग ले रही माधुरी ने कहा कि वे सामाजिक सेवा के उद्देश्य से राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ी है। 7 दिनों तक चलने वाले इस शिविर में उन्हें कई महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जानकारी हासिल हो रही है। और जब से मैंने +1 में एडमिशन ली है तब से मैंने NSS ज्वाइन किया है, क्योंकि मुझे समाज सेवा करना पसंद है। मुझे समाज सेवा करने के लिए कोई माध्यम नहीं मिल रहा था, लेकिन +1 में आके मुझे NSS से ये समाज सेवा करने का माध्यम प्राप्त हुआ। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। रामपुर में माकपा के क्षेत्रीय सचिव बिहारी सेवगी ने गत 12 अक्टूबर को सतलुज में एक हॉस्टल छात्र की डूबने से हुई मौत के लिए कॉलेज प्रबंधन को जिम्मेवार ठहराया है। रामपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान बिहारी सेवगी ने कहा कि कॉलेज में सुविधाओं की कमी के कारण ही ये हादसा हुआ है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर उन्हें निलंबित करने की मांग की है। रामपुर में माकपा के क्षेत्रीय सचिव बिहारी सेवगी ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि रामपुर कॉलेज हॉस्टल छात्र कॉलेज प्रबंधन की गलती से नदी में डूबा है। उन्होंने कहा कि कॉलेज में पानी की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हॉस्टल के छात्र 12 अक्टूबर को सतलुज नदी में नहाने और कपड़े धोने गए। उन्होंने कहा कि कॉलेज में सुविधाओं की कमी के कारण ही ये सब हुआ है। बिहारी सेवगी ने कहा कि हॉस्टल में जांच रजिस्टर तक नहीं है। उन्होंने तुरंत वार्डन और प्रधानाचार्य को निलंबित करने की मांग की है ताकि जांच निष्पक्ष हो सके। कम्युनिस्ट पार्टी गहरा दुख प्रकट करती है जो 12 अक्टूबर को जिस हॉस्टल में डूबा है, और यूनिवर्सिटी प्रशासन और राज्य सरकार से मांग करती है कि जो प्रिंसिपल और हॉस्टल वार्डन है इनके प्रति तुरंत डिपार्टमेंट इंक्वायरी शुरू करके इन्हें सस्पेंड किया जाए ताकि ये इन को प्रभावित न करें। और सरकार से मांग करते हैं कि जो डेड बॉडी जो बही है सतलुज में और छात्र उसको रिकवर किया जाए, और हॉस्टल में पानी नहीं है इसकी जिम्मेवार जो है वो जो हॉस्टल का वार्डन और प्रिंसिपल है। और यही कारण है कि जो छात्र पर वहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई विजिटर रजिस्टर नहीं हॉस्टल में, और चेकिंग कभी होती नहीं है। और अभी 11 अक्टूबर को ये हॉस्टल वार्डन को नियुक्त किया है, इसके पीछे क्या कारण है ये भी हम जानना चाहते हैं। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेषर नेगी की रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से भारत में फ्रांस के राजदूत फ्रांकोइस रिचर के नेतृत्व में फ्रांस के एक प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की। प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश में आधुनिक सुविधाओं से संपन्न स्मार्ट सिटीज विकसित करने के लिए, जिसमें वाटर ट्रीटमेंट, कचरा प्रबंधन, शहरी परिवहन एवं समुचित प्रकाश व्यवस्था के साथ साथ आधुनिक तकनीकी, ऊर्जा विकास और ऊर्जा परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से भारत में फ्रांस के राजदूत फ्रांकोइस रिचियर के नेतृत्व में फ्रांस के एक प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की। प्रतिनिधि मंडल में दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय आर्थिक सेवा प्रमुख व मिनिस्टर काउंसलर जीन रेने, फ्रांस दूतावास के क्षेत्रीय एवं विधि संपर्क काउंसलर लिंका मन, समग्र विकास काउंसलर फेनी हरवे, भारत में फ्रांस विकास एजेंसी की परियोजना अधिकारी कैमिलीस वेरेक और शहरी विकास और सौर ऊर्जा क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञ शामिल थे। प्रदेश में निवेश के इच्छुक प्रतिनिधि मंडल ने परिवहन समाधान एवं गतिशीलता, कचरा एकत्रण के लिए तकनीकी समाधान, शहरी यातायात एवं पुनर्चक्रण और विकेंद्रीकृत रिसाव प्रबंधन प्रणाली के लिए उपयुक्त तकनीकी सहयोग जैसे मामलों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार शिमला, मनाली और धर्मशाला जैसे मुख्य शहरों को स्मार्ट सिटीज के तौर पर विकसित करने की इच्छुक है। फ्रांस सरकार ने प्रदेश के शहरों को स्मार्ट सिटीज के तौर पर विकसित करने के लिए अपनाने की इच्छा जताई है और प्रदेश सरकार केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय से इस मामले को उठाएगी। मुख्यमंत्री ने फ्रांस के प्रतिनिधि मंडल के सभी सदस्यों को सम्मानित किया और उनके प्रस्तावों का अध्ययन करने और आवश्यकतानुसार उनकी बहुमूल्य तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ लिया जाएगा। सिटी चैनल के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट।
17 अक्टूबर को वेस्टइंडीज और भारत के बीच खेले जाने वाले एक दिवसीय मैच के लिए भारत टीम गग्गल एयरपोर्ट में करीब 2 बजे पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखने पहुंचे दर्शकों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। इस एक दिवसीय मैच में किसी भी टीम को टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने पर होने वाला फायदा इस बार नहीं होगा, क्योंकि 100 ओवर तक पिच में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। 17 अक्टूबर को होने वाले वेस्टइंडीज बनाम भारत के बीच एक दिवसीय मैच में किसी भी टीम को टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने पर होने वाला फायदा इस बार नहीं होगा, क्योंकि 100 ओवर तक पिच में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के चीफ पिच क्यूरेटर सुनील चौहान ने कहा कि अगर पहली इनिंग खेलने वाली टीम 300 का स्कोर भी खड़ा कर लेती है तो बाद में खेलने वाली टीम भी उसको आसानी से चेंज कर सकती है। उन्होंने कहा कि अगर मैच के दौरान आधा पौना घंटा लगातार बारिश होती है तो उनके पास इतने पिच कवर है कि वे पूरे मैदान को 10 मिनट के भीतर कवर कर सकते हैं और 45 मिनट के भीतर मैदान को खेलने के लिए तैयार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सुपर सोकर हैं। हमारा मेन इसमें मकसद ये रहता है कि विकेट जो है बैट्समैन फ्रेंडली हो और फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्ले स्ट्रोक प्ले के लिए कंड्यूसिव हो विकेट, जो कि जिसके लिए हमें इक्वल बाउंस चाहिए। इस विकेट पे हमारी कोशिश ये रहेगी कि पूरे 100 ओवर तक विकेट का पेस, बाउंस और कैरी जो है वो बराबर रहे, और ख़ास तौर से जो विकेट पे सेकंड टाइम बैटिंग टीम करती है उसके लिए भी वही सेम कंडीशन मिले जैसे कि पहले बैटिंग करने वाले को मिले। मैं इसमें यही ऐड करना चाहता हूँ, टॉस का इसके ऊपर कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। अगर कोई टीम स्कोर खड़ा करती है, 300 के आसपास भी खड़ा कर लेती है इस विकेट पे, तो दूसरी टीम उसको चेज करने में सफल हो सकती है। अगर सपोज हमारे पास आधा घंटा पौना घंटा लगातार भी बारिश होती है तो हमारे पास पहले तो अभी इतने पिच कवर हैं कि हम पूरे ग्राउंड को कवर कर सकते हैं। विद इन मतलब 10 मिनट्स हम पूरे कवर डाल सकते हैं और विद इन 45 मिनट्स हम पूरे ग्राउंड को फिर से खेलने के लायक बना सकते हैं। वहीं 17 अक्टूबर को होने वाले वेस्टइंडीज बनाम भारत के बीच एक दिवसीय मैच के लिए भारत की टीम गग्गल एयरपोर्ट करीब 2 बजे पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखने पहुंचे दर्शकों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। टीम को देखने आई दर्शक रीना शर्मा का कहना है कि वे जिन सितारों को टीवी पर देखते थे आज उन्हें प्रत्यक्ष देखकर काफी प्रसन्नता हो रही है। सर मैं यहाँ पे अपनी इंडियन क्रिकेट टीम से मिलने आई थी। तो कौन कौन से प्लेयर आपको देखा, आपको लगा था कभी यहाँ पे इंडिया टीम भी आएगी ऐसा? मैम लास्ट टाइम भी आए थे बट लास्ट टाइम हम इतना देख नहीं पाए थे, लेकिन अभी हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि वो हमारे यहाँ पे ये जो हमारे मैच हो रहे हैं तो हमें ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है ये सब। और मैंने धोनी सभी प्लेयर्स को हमने फ्रंट से देखा, इतनी क्लोज से देखा, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? अक्षित शर्मा। मैंने धोनी को अपने सामने देखा। धोनी मेरा फेवरेट प्लेयर है, वैसे ही बनना चाहता हूँ। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में अनाधिकृत निर्माण को नियमित करने के टीसीपी के अध्यादेश को वापस लेने के उपरांत बेतरतीब निर्माण कार्य में संलग्न लोगों पर भारी जुर्माना लगाने के प्रति गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित बनाया जाएगा कि नियमों की अवहेलना करने वालों को किसी तरह की राहत न दी जाए। मुख्यमंत्री पत्रकारों को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि बहुत से लोग अपने वाणिज्यिक या घरेलू निर्माणों के साथ नए टीसीपी अध्यादेश के अंतर्गत नियमितीकरण की मंशा से अतिरिक्त ढांचे खड़े कर रहे हैं। ऐसे लोग इस गलतफहमी में हैं कि सरकार नियमों में ढील देगी, नियमों के अवहेलना करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और इस तरह के भवनों का नियमितीकरण नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में अनाधिकृत निर्माण को नियमित करने के टीसीपी के अध्यादेश को वापस लेने के उपरांत बेतरतीब निर्माण कार्य में संलग्न लोगों पर भारी जुर्माना लगाने के प्रति गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि अध्यादेश वापस लेने के उपरांत बीते 15 दिनों में किए गए अवैध निर्माण के रिकॉर्ड को वीडियो फुटेज और सैटेलाइट चित्रों के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।
वीरभद्र सिंह ने कहा कि वे व्यक्तिगत तौर पर मानते हैं कि एक भवन या ढांचे की निश्चित स्तर से अधिक ऊंचाई नहीं होनी चाहिए और अध्यादेश में ऐसी कुछ उपधाराएं हैं जिनके विश्लेषण की आवश्यकता है और सरकार अब विधिवत तौर पर एक बिल लाने जा रही है जिसके लिए वर्ष के अंत में 1 सप्ताह के लिए विधानसभा सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने 3 बार विधानसभा के सत्रों को, चाहे वे पहला सत्र हो, बजट सत्र हो या मानसून सत्र हो, बाधित किया है। I had ordered videographing of all the buildings and long back the videographer of such a building, so that nobody will be on them. But it's on, sir. सैटेलाइट से भी इमेजेस मिल जाती है कितने सर, पुरानी इमेजेस मिल जाती है, तो वो भी करेंगे सर? करेंगे, वो भी प्रोवाइड जिन्हें 15 दिन में किया है गवर्नमेंट में, put them 100% कॉस्ट फाइन। फाइन लगेगा जो इंटाइटल्ड हो जाए जो, एंड उसके ऊपर उनको फाइन लगेगा। बट so far government business is concerned, we सब complete हुआ था government business, और ये जो due to obstructive and destructive attitude of the opposition led by Mr. Priyanka Dhumal, that the session could not proceed. 3 सेशन हुए जब से ये सरकार बनी, असेंबली आई है, 3 सेशन हुए। पहला सेशन जो है वो भी शोर शराबे में गया, हालांकि गवर्नमेंट ने बिजनेस के मौके कर दिया, मगर सेशन इज नॉट ओनली मेंट फॉर गवर्नमेंट बिजनेस, इट्स मेंट फॉर डिस्कशन, डिबेट ऑन सो मेनी इश्यूज। तो हु इज सफर? सफर इज द अपोजिशन, were given notice of so much discussion on various subjects, we could not be held. हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एकेडमी से आईपीएल लीग और अन्य मैचों के आयोजन के लिए सुरक्षा शुल्क के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एकेडमी एक वाणिज्यिक उपक्रम है और जिस तरह अन्य राज्यों में शुल्क दिया जाता है उन्हें भी शुल्क देना चाहिए। धर्मशाला में 17 अक्टूबर को होने वाले वनडे मैच के निमंत्रण के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें निमंत्रण मिला है लेकिन वे पहले से ही व्यवस्थाएं होने के कारण शामिल नहीं हो पाएंगे। सिटी चैनल के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। सोलन में दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप द्वारा हिमाचल की आवाज सीजन 3 के लिए ऑडिशन लिए गए, जिसमें जिला के विभिन्न क्षेत्रों से आए लगभग 70 प्रतिभागियों ने अपनी सुरीली आवाज का जादू बिखेरा। मॉल रोड पर आयोजित ऑडिशन का सिलसिला देर शाम तक चलता रहा। हिमाचल की आवाज सीजन 3 का फाइनल जिला कांगड़ा के टांडा मेडिकल कॉलेज में 8 नवंबर को आयोजित किया जाएगा, जिसको जज करने के लिए जाने माने संगीतकार जतिन ललित आ रहे हैं। सोलन में दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप द्वारा हिमाचल की आवाज सीजन 3 के ऑडिशन आयोजित किए गए, जिसमें जिला के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 70 प्रतिभागियों ने भाग लिया। सुबह से ही ऑडिशन देने वालों का तांता लगना शुरू हो गया था। ऑडिशन पहले कनिष्ठ वर्ग से शुरू किए गए। इसके पश्चात ऑडिशन में आए अनेक प्रतिभागियों ने अपनी सुरीली आवाज का जादू बिखेरा। आज बड़े तेरा मुख मोड़ के दस है, मोड़ के दस तू की लैन आई है, दुख देनी है नी केड़ा दुख देन आई है। हो मेरी अख ने, हो मेरी अख ने, मेरी अख ने शरारत की थी कि शहर विच रौला पै गया, कि शहर विच रौला पै गया। कार्यक्रम के समन्वयक पंकज सूद ने बताया कि राज्य स्तरीय हिमाचल की आवाज सीजन 2 की सफलता के बाद संस्था द्वारा सीजन 3 का आगाज किया गया है, जिसके ऑडिशन सोलन में आयोजित करवाए गए।
दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप का हिमाचल की आवाज़ जो एक राज्य स्तरीय कंपटीशन है, उसका ये सीजन 3 हम लेकर आए हैं अपने मीडिया ग्रुप की ओर से। और खास बात ये है कि सीजन 3 हम लेकर आए हैं मुंबई के जाने माने जो संगीत डायरेक्टर हैं जतिन ललित फेम ललित पंडित जी के साथ। आज सोलन में भी जैसा आपने देखा 50 से ज़्यादा कंटेस्टेंट अभी तक रजिस्टर हो चुके हैं और शाम तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये संख्या 80-90 को पार करने वाली है। और इसी तरह पूरे हिमाचल में अभी तक 800 से ज़्यादा सिंगर्स ने जो अपना ऑडिशन दिया है, जबकि शिमला और रामपुर का क्षेत्र हमारा अभी बाकी है। हिमाचल की आवाज़ का ऑडिशन अभी वहाँ होना बाकी है और 8 नवंबर को इन सभी ऑडिशंस में से जो बच्चे चुने जाएंगे, 8 नवंबर को एक ग्रैंड फिनाले रखा गया है टांडा मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम कांगड़ा में, जिसे जज करने के लिए खुद आ रहे हैं जतिन ललित फेम ललित पंडित जी, जिन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और ना जाने कितने गानों में, लगभग 85 फिल्मों में जिन्होंने संगीत दिया है और रोमांटिक गीतों के लिए जो जाने जाते हैं। तो हिमाचल की प्रतिभा को जांचने के लिए दिव्य हिमाचल के प्लेटफॉर्म पे ललित पंडित जी इस बार हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा हिमाचल उनका भरपूर फायदा उठाएगा। हिमाचल की आवाज़ सीजन 3 का फाइनल जिला कांगड़ा के टांडा मेडिकल कॉलेज में 8 नवंबर को होगा, जिसको जज करने के लिए जाने माने संगीतकार जतिन ललित आ रहे हैं। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार हिमाचल के सभी शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने पर विचार कर रही है और इसके लिए फ्रांस की उच्च तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। फ्रांस के राजदूत फ्रैंक रिचर ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि उनका एक प्रतिनिधिमंडल हिमाचल के दौरे पर है और इस परियोजना को लेकर सभी संभावनाओं और चुनौतियों पर गहनता से विचार कर निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और मुख्य सचिव पी मित्रा से हुई मुलाकात को सकारात्मक बताया। शिमला पहुंचे फ्रांस के राजदूत फ्रैंकस रिचर ने पत्रकार वार्ता के दौरान हिमाचल प्रदेश के शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की सभी संभावनाओं पर बात की। उन्होंने माना कि भौगोलिक और जनसंख्या की दृष्टि से हिमाचल में यातायात के साधन के तौर पर काफी चुनौतियां हैं। खासतौर पर यहाँ मेट्रो चलाना ना तो आसान है और ना ही व्यवहारिक। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटीज विकसित करने के लिए जल व कचरा प्रबंधन, शहरी परिवहन, समुचित प्रकाश व्यवस्था, ऊर्जा विकास और सभी आधुनिक तकनीकों पर काम किया जाएगा और इसके लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी फंडिंग करेगी। रिचर ने कहा कि अगर ये परियोजना शुरू होती है तो इन सभी कार्यों पर फ्रांस की अलग अलग कंपनियां काम को अंजाम देगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल में माउंटेनियरिंग जैसे साहसिक खेलों की काफी संभावनाएं हैं। रिचर ने कहा कि स्मार्ट सिटीज विकसित करने के लिए पर्यावरण मित्र साधनों पर अधिक बल दिया जाएगा ताकि किसी तरह का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। Reorganizing and modernizing the cities in Himachal Pradesh is also an example of what could be done on a broader scale on smart cities. We are not identifying a smart city. I'm saying it is part of the same kind of job, which is to bring technology, to bring solutions to the problems, and then of course fix them. Key areas in which we discussed with the Honourable Chief Minister this morning are power, transport, waste management and energy efficiency. But of course the meetings are going to start now between the companies and their authorities of competent authorities, and they may identify more areas when you go into the details, of course. That can come out. No, we don't have a timeline because of course these projects are very important, so they need some planning before, and when the planning is mature enough, then we can move ahead. But what it shows is clearly a keen interest from the French company to engage with Himachal Pradesh. That is the message I would like to convey today. I think when you ask the French about the Himalayas, they all know about Himachal Pradesh and they love it. I visited Himachal Pradesh on a private capacity several times, and so I'm very happy to bring the French companies and see how we can invest in Himachal Pradesh. इस दौरान शहरी विकास विभाग के निदेशक कैप्टन जे.एम. पठानिया ने कहा कि शहरी विकास विभाग शहरी परिवहन, कचरा प्रबंधन और स्मार्ट सिटी विकसित करने पर काम कर रहा है और इसके लिए पूरी छानबीन के बाद सरकारी प्रक्रिया के तहत फैसला लिया जाएगा। पठानिया ने कहा कि हिमाचल के सभी शहरों को रितिबा, बार्सिलोना, कोपनहेगन और कपोटा की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। हमारा डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट अभी काम जो हम कर रहे हैं उसमें कुछ एरियाज हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एरिया है,
अर्बन ट्रांसपोर्ट का एरिया है। अर्बन ट्रांसपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो मैं मल्टी मॉडल इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूँ, और उसके साथ हमारा सेप्टेज मैनेजमेंट है, और चौथा हमारा यहाँ पे स्मार्ट सिटीज़ का कंसेप्ट है। आज जो डेलीगेशन आया यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट के साथ मंत्री जी की अध्यक्षता में पिछले तकरीबन 3 महीनों से बात इनसे चल रही थी। अब इसमें इनकी कंपनीज जो आई हैं या जो इनकी एक्सपर्टीज़ है इनके पास, वो आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इनके पास उपलब्ध हैं। जैसे स्मार्ट सिटीज़ के लिए इनकी क्या कैपेसिटी है, उसके बेस के ऊपर फिर हम देखेंगे जो आपका अगर काम होना है उसमें तो ज़रूरी नहीं कि यही कंपनीज उसमें आएंगी, वो तो जो हमारा ऑफिशियल प्रोसीजर है, टेंडरिंग प्रोसेस है, उसमें जाके हम करेंगे। लेकिन कम से कम हमारे को अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में इसकी जानकारी मिल जाएगी कि क्या क्या उपलब्ध मार्केट में है, जिसके मुताबिक हम अपने अर्बन एरियाज़ की प्लानिंग कर सकते हैं। नहीं, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पेरिस से भी अच्छा हो, क्योंकि पेरिस जो है वो स्मार्ट सिटी की लिस्ट में नहीं है। स्मार्ट सिटी की लिस्ट में जैसे कोरितिबा है ब्राज़ील का, बार्सिलोना है, या कोपेनहेगन है, या बगोटा है, तो उसमें हम कंसेप्चुअलाइज तो ये कर रहे हैं कि हमारा टाउन जो है वो स्मार्ट सिटी रियल टाउन में हमारे बने, और हमारा काम ज़्यादा आसान इसलिए है कि हमारे टाउन छोटे छोटे हैं। बड़ा टाउन हो तो हमारे को दिक्कत है, लेकिन छोटे टाउन में हमें डेवलपमेंट करने में आसानी है। फ्रांस की मदद से स्मार्ट सिटी विकसित करने की प्रदेश सरकार की ये योजना अगर सिरे चढ़ पाती है तो इससे हिमाचल प्रदेश के सौंदर्य में तो 4 चांद लगेंगे ही, साथ ही हिमाचल प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से भी अग्रणी राज्य बनकर उभर पाएगा। सिटी चैनल के लिए शिमला से अनीश चौहान के साथ मैं राकेश शर्मा। भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला की पिच को बल्लेबाजों के लिए बेहतर मानते हैं। एक दिवसीय मैच से एक दिन पहले क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि जीत के लिए टीम पूरी तरह से जोश में है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के खिलाड़ी मैच के लिए मानसिक रूप से तैयार है। धर्मशाला में भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज विराट कोहली ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि किसी भी मैच को जीतने के लिए मानसिक रूप से सशक्त होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम धर्मशाला की सर्द फिजाओं में खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला की पिच तेज पिच है, तेज पिच पर गेंदबाज को फायदा मिलता है, लेकिन धर्मशाला की पिच बल्लेबाजों के लिए भी फायदेमंद साबित होगी। कोहली ने कहा कि इससे पहले भी वे कई बार इस पिच को आजमा चुके हैं। धर्मशाला की पिच में वे पहले भी कई बार मैच खेल चुके हैं। कोहली ने कहा कि एक दिवसीय मैच से पहले टीम ने बहुत अभ्यास किया है और मैच से पहले 2 अभ्यास सत्र भी भारतीय टीम लगा चुका है। I would say playing the IPL, I think, is the only reason. But overall they've improved their cricket a lot, and they've obviously looks like they've sat together as a team and spoken about how to go about the game and how to plan their batting, especially when they're chasing or setting totals. So that reflects on the ground. And yeah, as I said, I've seen a big change in the way they've constructed their teams, and the IPL might have to go along with it, especially playing in our conditions. So yeah, that would be certainly an advantage for them. But overall, I think they've become much more mature team. सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी की रिपोर्ट। अधिवक्ता विनय शर्मा ने धर्मशाला क्रिकेट मैदान में होने वाले वेस्टइंडीज और भारत के बीच मैच में मैदान के अंदर बिकने वाले खाद्य पदार्थों के तिगुने पैसे लेने को लेकर जिला कांगड़ा के उपायुक्त सी पालरासु को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि अगर रेहड़ी फड़ी वालों को रेट लिस्ट लगाने को जिला प्रशासन बाध्य करता है तो धर्मशाला क्रिकेट मैदान में खाद्य पदार्थों के रेट तिगुने कैसे वसूले जाते हैं। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ द्वारा प्रदेश सरकार को आईपीएल मैचों में कमाए गए करोड़ों रुपए की एवज में टैक्स न अदा किए जाने पर अधिवक्ता विनय शर्मा ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका की थी। उस जनहित याचिका में उच्च न्यायालय ने प्रदेश क्रिकेट संघ, बीसीसीआई और प्रदेश सरकार व किंग्स 11 पंजाब को नोटिस भेजे हैं। उसी जनहित याचिका को दायर करने वाले अधिवक्ता विनय शर्मा ने धर्मशाला क्रिकेट मैदान में होने वाले वेस्टइंडीज और भारत के बीच खेले जाने वाले मैच में मैदान के भीतर बिकने वाले खाद्य पदार्थों के तिगुने पैसे लेने को लेकर जिला कांगड़ा के उपायुक्त सी पालरासु को ज्ञापन सौंपा है।
उन्होंने कहा कि अगर रेडी फड़ी वालों को रेट लिस्ट लगाने को जिला प्रशासन बाध्य करता है तो धर्मशाला क्रिकेट मैदान में खाद्य पदार्थों की रेट तिगुने कैसे वसूले जाते हैं। शर्मा ने कहा कि उन्होंने पिछले खेले गए IPL मैचों के दौरान भी इस बाबत ज्ञापन सौंपा था, लेकिन हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ ने कोई रेट लिस्ट डिस्प्ले नहीं की थी। इस बार भी उन्होंने उपायुक्त को इस बारे में ज्ञापन देकर कहा है कि इस बार उच्च अधिकारियों को दिशा निर्देश देकर वह रेट लिस्ट डिस्प्ले करवाई जाए ताकि इस बार दर्शक अपने आप को ठगा महसूस न करें। उन्होंने हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ पर आरोप जड़ते हुए कहा कि हर बार यहां होने वाले मैचों में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ दर्शकों को लूटता आया है और इससे बाहरी राज्यों से आए दर्शकों पर इस चीज का बुरा असर पड़ता है। मैंने कहा है कि जो क्रिकेट स्टेडियम में मैचेस हो रहे हैं उसमें कम से कम 3 गुना ज़्यादा रेट पर खाने पीने की वस्तुएं बेची जाती हैं, जैसे पानी है या पिज़्ज़ा है या समोसे हैं या कुछ भी है। बाहर से लोगों को कुछ नहीं लाने दिया जाता और अंदर इनको लूटा जाता है, जिससे हमारे जो प्रदेश है जिसको देवभूमि कहा जाता है, इसकी रेपुटेशन लोगों के अंदर ख़राब होती है। मैंने पिछली बार भी एप्लीकेशन दी थी जब IPL का मैच हुआ था यहाँ पे, तब भी डायरेक्शन हुई थी, लेकिन HPCA ने तब भी कोई भी रेट लिस्ट डिस्प्ले नहीं की थी। मैंने DC साहब को कहा है कि आप इंश्योर कीजिए कि आपके ऑफिशियल अंदर जाएं, रेट लिस्ट अंदर भी डिस्प्ले की जाए, बाहर भी की जाए, क्योंकि आपकी डायरेक्शन होती है कि जो रेडी फड़ी वाले हैं वो भी रेट लिस्ट लगाएं। अगर वो रेट लिस्ट लगा सकते हैं तो क्या इनको लूटने का ठेका दे रखा है? क्या उनको लूटने की परमिशन दे रखी है? 3-4 गुना रेट पे कैसे बेच सकते हैं? क्या इनके पास कोई ऐसी परमिशन है कि ये इतने ज़्यादा रेट लगा सकते? सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से मृत्युंजयपुरी की रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने प्रादेशिक दौरे के दौरान शिमला जिला के ग्रामीण क्षेत्र नीन सुन्नी में कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता पूरे प्रदेश में समान विकास करवाना है। इस मौके पर उनके साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं हिमाचल प्रभारी राजा रामपाल भी उपस्थित रहे। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की नीन पंचायत में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस सचिव और हिमाचल प्रभारी राजा रामपाल ने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने की जरूरत है और इसके लिए बूथ प्रभारियों को अधिक जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी केवल भाषण देने में विश्वास करते हैं, जबकि वास्तव में देश का निर्माण कांग्रेस पिछले 50 सालों से कर रही है और देश के विकास में कांग्रेस के महान नेताओं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और यूपीए सरकारों का बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी के निष्क्रिय हो चुके प्रकोष्ठों को फिर से सक्रिय किया जाएगा ताकि पार्टी को मजबूत किया जा सके। हम लोग ब्लॉकों में जाकर ब्लॉक के प्रत्येक कार्यकर्ता से उनकी जो शिकायतें हैं उसको भी सुनने का काम कर रहे हैं। उन शिकायतों को सॉर्ट आउट करके उन्हें संगठन में पुनः सक्रिय कराने का काम करेंगे और जो हमारे सेल हैं जो डेड पड़े हैं उनको पूरी तरह से एक्टिवेट करने का काम करेंगे ताकि कांग्रेस मजबूत थी आने वाले समय में मजबूत रहे। वहीं कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनकी प्राथमिकता पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मजबूत आधार प्रदान करना है, जिसके लिए वो कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पूरे प्रदेश में सभी ब्लॉकों में बैठकों का आयोजन किया जाएगा जिसमें वे स्वयं हाजिर होंगे। संगठन की मजबूती के लिए विभिन्न ब्लॉकों में बैठक कर रहे हैं और इसमें हमारे AICC के सेक्रेटरी राजा रामपाल जी भी आए हैं। तो इसके बाद हमारा मंडी का दौरा है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक थी। इसमें हमने संगठन को पंचायत स्तर पर पंचायत कांग्रेस कमेटी का निर्माण करना है और लोगों की बातें सुनने के आने वाले समय में हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। नीन पंचायत के प्रधान भूपराम कश्यप ने नीन में आयोजित बैठक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना होगा और उनके द्वारा बताए गए काम करने पड़ेंगे। जब तक हम खुद संगठन में मजबूती से नहीं रहेंगे तब तक संगठन मजबूत नहीं हो सकता। संगठन मजबूत करने के लिए हम लोगों का उनका जो ध्येय है, उनका जो एक काम करवाने का या हमारे से काम लेने का अभिप्राय है, जब तक हम उसको पूरा नहीं करेंगे तब तक लोग हमारे साथ जुड़ेंगे नहीं। जब हम हर एक चीज़ को करेंगे, हर एक चीज़ उनके अनुसार
जैसे भी उनकी डिमांड है, जैसी उनकी मांग है, उनको पूरा करेंगे तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में इतना ही। प्रदेश भर की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।